नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका इस छोटे से YouTube चैनल पर जहां पर हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स को। सबसे पहले मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जो अभी भी क्लास 8th पास करके क्लास 9th में प्रवेश लिए हैं। तो बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि भाई अब तो क्लास 8th किसी तरह से घिस पिट के पास कर लिए, क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन है कि किसी को फेल नहीं करता है 8th तक, बहुत रेयर ही केस है। लेकिन अब बारी आती है 9th में, जहां से असली सिस्टम चालू होता है एजुकेशन सिस्टम का। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को डर लगने लगता है मैथमेटिक्स में कि कैसे पास किया जाए एग्जाम। टफ लगने लगता है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और बहुत से सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। आखिर मैथ्स में ऐसा क्या है कि लोग ज्यादा बच्चे ज्यादा इसी से घबराते हैं। आजकल के बच्चे ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मैथ्स को रट रट के पास हो जाए, किसी तरीके से नंबर आ जाए। ये थ्योरम हो गया, क्वेश्चंस हो गया, ये कंसेप्ट हो गया, बहुत डिफिकल्ट लगता है। आखिर अब तक तो मतलब ऐसा हमने समझ लिया, आजकल का जो आज तक का जो हिस्ट्री है ये कहता है कि जितने भी आधे बच्चे फेल होते हैं, जितने भी बच्चे फेल हो गए मान लो, उसमें से आधे से ज्यादा बंदों की बैक आई होती है मैथ्स में। आखिर मैथ्स में ऐसा क्या है भाई? इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, ये सब में बच्चे पास हो जा रहे हैं, मैथ्स में फेल हो जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? लोग मतलब देखा जा रहा है, हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स देखा ही होगा। बोर्ड सीबीएसई भी हर साल रिलीज करती है, क्लास 10th का हो चाहे 9th का हो, कितने लोग पास हुए, इतने लोग फेल हुए। ठीक है, अब उसके पीछे का रीजन जानना चाहता हूं मैं कि आखिर क्यों चलिए देखते हैं क्यों। तो अब लोग क्या करते हैं कि मतलब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश हिंदी में क्या होता है कि एक हम लोग एक स्टोरी पढ़ दिया जाता है, एक स्टोरी दे दिया गया, ठीक है, एक सिनेरियो दे दिया गया कि हाँ चलो, एक सपोज कि अकबर बीरबल की कहानी दे दी गई इंग्लिश में। ओके, अकबर बीरबल का अकबर बीरबल दरबार था, राजमहल था, उसमें बीरबल ने एक बार एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसको किसी को नहीं पता था दरबार में, पूरे नौ रत्नों में से भी ना किसी सिपाही। तो अचानक से एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, फिर उसको वो कहता है कि सरकार मैं ये इस क्वेश्चन के प्रश्न का हल ढूंढूंगा, फिर ऐसे ऐसे फलाना ठिकाना, ऐसे कहानी आगे बढ़ती रहती है। अब हमको क्या होता है कि अब हमको इस कहानी को जरिए हमको रस आने लगता है, क्यूरोसिटी मिलने लगती है कि हाँ अब ये कहानी है, स्टोरी। हम एक तरीके से कनेक्टिविटी बनाने लगते हैं पढ़ते पढ़ते ही, इसलिए हमको इसमें मजा आ रहा होता है। इंग्लिश में बेसिकली ऐसा रहता है, इंग्लिश, हिंदी, और चाहे सोशल साइंस भी हो, उसमें भी इतिहास के बहुत सारे तथ्य रहते हैं, बहुत सारे कहानियां ही बेसिकली रहती हैं। तो हमको मजा आ रहा होता है कहानियां पढ़ने में, रीड करने में कि हाँ अब ये हुआ। जैसे अब इंट्रूडर वाली स्टोरी हो गई, ठीक है, इंट्रूडर में हो गया कि अब इस बंदे को मारा जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे प्लान करके दूसरे शहर में जाता है, फिर वहां पे क्या क्या इसको डिफिकल्टीज फेस करनी होती हैं, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, व्हाट इज द रिजल्ट एंड कंक्लूजन, फिर ऐसे कहानी एंड हो जाती है, ठीक है। बट मैथ्स में ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि इसमें कोई कहानी नहीं बना सकता है, जो कि गलत है। मैं बताता हूँ मैथ्स में कहानी कैसे बनती है, कि जैसे कि आप लोग उसको रिलेट कर पाए, कि आप लोग एक माइंड में मैप बना पाए कि हाँ यार, मैथ्स में भी बन सकती है कहानियां। कहानी के जरिए हम यदि मैथ्स को भी याद रखें तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा मैथ्स को पढ़ना भी यार, समझना भी। मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तुम लोग के सामने क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सम ऑफ 1 2 3 ... ठीक है, 1 से लेके 100 तक, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1 2 3 4 आप लोगों ने भी कहीं तो पढ़ा होगा या इस बारे में, या कंपटीशन एग्जाम में, नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो गया, सीएचएस का एग्जाम हो गया, यदि तुम लोगों ने दिया होगा इसको क्लास 6th में, तो फिर ये इस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोगों ने देखे होंगे। क्लास 8th में भी होता है एंट्रेंस, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे। ये सबका डायरेक्ट बता दिया जाता है कि इसका फॉर्मूला जो है n × n+1/2 होता है, वेयर n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स,
नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, यहाँ पे 100 है तो 100 डाल देंगे। बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अब देखो कनेक्टिविटी कैसे बनती है मैं बताता हूँ। इसको लेट एस मान लो, एस बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 100। अब इसी नंबर को उल्टा लिख दो तो कोई दिक्कत, कोई चेंज आएगा नहीं सर। 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस डॉट 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 1। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 101 प्लस 99 और 2 101, 99 98 और 3 101 और 97 और 4 101, ये भी हो जाएगा 100 और 1 101। ये टोटल कितने हैं? 100 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा फिलहाल 101 इंटू 100। तो s की वैल्यू इधर क्या हो जाएगी? 101 इंटू 100 डिवाइड बाई 2। इसको ये नथिंग बट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से देखो कंसेप्ट जनरेट हुआ कि यार n इंटू एन प्लस 1/2 ही तो लिखा है ये। हम ये फालतू में हम ये 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 ऐसे करने के बजाय यार ये फॉर्मूला लगा दे, तो देखो कहानी बन गई ना। कौन कहता है मैथ्स में कहानियां नहीं है? हमको ढूंढनी होती है, बस ढूंढनी होती है कि ये ये चैप्टर जो है, इस ये फॉर्मूला जो है इस आने वाले चैप्टर से कनेक्टेड है, फिर इसी तरीके से मल्टीपल चैप्टर कैसे कनेक्टेड है, ये हम लोग को ढूंढने का काम है। आप लोग घबराओ मत, मैं ज्यादा मतलब ओवर ओवर नहीं बता रहा हूँ, बस ये है कि आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे चीजों को रिलेट करना है। वो मैं आप तुम लोगों को जोड़ने का काम मैं करूंगा, रिलेशन बनाने का काम मैं बताता रहूंगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं क्लास 9th का वेरी फर्स्ट चैप्टर, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे रहेगा कि हर एक चैप्टर को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, हर एक लेक्चर में एक एक पार्ट्स को कवर करूंगा मैं। वो पार्ट्स जो है बेसिकली एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहेगा। एनसीईआरटी के जितने भी फंडे हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो सारे कवर होंगे। प्लस जो जो ओलंपियाड लेवल के और कंपटीशन लेवल के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, जो कंसेप्ट रहते हैं जो एनसीईआरटी नहीं दिए हैं, उसको भी मैं कवर करूंगा, लेकिन एंड में। एंड इन द सेंस ये जैसे एनसीईआरटी के पहले 5 टॉपिक है जो कवर कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं एक आध दो और एक या दो एक्स्ट्रा वीडियो डाल के उसको कवर कर लूंगा। तो ऐसे मतलब जिसको कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी है, वैसे मैं सबको बोलूंगा कि तुम चाहो कंपटीशन में बैठो चाहे मत बैठो, लेकिन तैयारी जरूर करो। तैयारी जीत की हमेशा होनी चाहिए भाई, तैयारी में कोई कसम नहीं रहना चाहिए तुम लोग को। चलो तो ऐसे रहेगा, और बाकी मैं क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी, आर डी शर्मा और कहीं ओलंपियाड के सोर्सेस सबसे मिक्स करके कराऊंगा। और बेसिकली बहुत से लोगों को डर लगता है कि थ्योरम्स, प्रूफ्स, ट्रायंगल चैप्टर आएगा 8th में, तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा ट्रायंगुलर चैप्टर और क्वाड्रिलेटरल्स, इस सब में क्या क्या प्रूफ थे सर, बहुत दिमाग चकरा जाता था। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कि कैसे प्रूफ को मतलब समझते हैं। अभी 9th में भी बहुत सारे प्रूफ्स आएंगे, 10th में, फिर 11th में, फिर 12th में। अब जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला जो टर्म है वो कम होता जाएगा, और ये सब थोड़ा एनालिटिकल वाले ज्यादा होते जाएंगे। जैसे ग्रेजुएशन में हो गया, तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा मैथ्स में, तुम्हारा जो है एनालिटिकल वाला पोर्शन बहुत बढ़ जाएगा, थ्योरेटिकल वाला, कंसेप्चुअल वाला पार्ट। तो डिपेंड करता है देखो, लेकिन अभी तुम्हारे पास समय है, अभी चाहो तो मैथ में बना सकते हो मजबूती, ये बहुत आगे काम देगा। मैथ्स हर जगह काम देता है, एवरीडे लाइफ में। तुम चाहे सब्जी खरीदो मार्केट से लेकर के प्रॉफिट लॉस तुम अपना कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हारा आज कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ से लेकर के कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तुम कहीं पैसा जमा करो बैंक में कितना तुमको इंटरेस्ट मिलेगा साल भर बाद, सब सारा चीज ऑल अबाउट इज मैथमेटिक्स। तो चलो इसी इसी के साथ हम चालू करते हैं आज का पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम है। इसमें टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आप लोगों का रिवीजन करा देता हूं, जो कि आप लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा अबाउट नंबर्स, ठीक है। नंबर्स जैसे मैं बता देता हूं, नंबर्स में टाइप्स ऑफ नंबर्स एक बार जस्ट रिवीजन करा देता हूं तुम लोगों को, ठीक है।
टाइप्स ऑफ नंबर्स में जैसे सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है सबको पता होगा, 1 से लेके डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितने भी काउंटेबल डिजिट्स हैं वो सारे हो गए तुम्हारे नेचुरल नंबर। बस इसमें तुम जीरो ऐड कर दो, बन गया तुम्हारा होल नंबर। ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ये सब तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा। बस नेचुरल नंबर में जीरो एक सेट में आ गया एंट्री, वो तुम्हारा हो गया होल नंबर। तीसरा, अब इसी में यदि तुम्हारे निगेटिव नंबर्स जुड़ जाए तो क्या होगा? हाँ सही बोला, इंटीजर्स। इंटीजर्स ये हो गया -3 इधर डॉट डॉट डॉट, -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो है ये हम लोगों को इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि इंटीजर्स तक सब लोगों ने पढ़ रखे होंगे। इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी पता होगा क्या क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ब्रैकेट। याद आया कुछ? बॉडमास, बॉडमास रूल, बी मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये रूल यदि किसी को नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ, जस्ट 10 सेकंड का टाइम है। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है जैसे 23 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये ब्रैकेट है। अब यहाँ पे ये रूल, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद बोर्ड मास रूल लगाते हैं। जैसे सबसे पहले आ गया डिवाइड, 23 डिवाइड बाई 3 है इंटू ये है, ठीक है, लेफ्ट से स्कैन करना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से स्कैन हमेशा, राइट से नहीं। सबसे पहले देखो बी ब्रैकेट है क्या कहीं? हाँ सर गए, ये मिला, इसको भी नहीं, आगे बढ़ते जाओ, जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है ना सबसे पहले वो सॉल्व होगा, और लेफ्ट मोस्ट, इनर मोस्ट। तो जैसे ये वाला 9 इंटू टू है तो 9 इंटू टू ये हो गया 18, ठीक है, 7 प्लस 18 इंटू 3 डिवाइड बाई 23, ऐसे हो गया। अब फिर से स्कैन करो लेफ्ट टू राइट, क्या बी है, ब्रैकेट है, हाँ ब्रैकेट है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, बट उससे पहले है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, 3 इंटू 8 7 15 25। अब ये हो गया तुम्हारा फाइनल। अब इसके बाद देखो डिवीजन है और मल्टीप्लीकेशन में सबसे आगे कौन है? डिवीजन। तो डिवीजन हो जाएगा 23/3, जो भी डेसिमल वैल्यू ले लो, और मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो तुम्हारा आ जाएगा। तो ये होता है बॉड मास रूल, ठीक है, सब लोगों ने पढ़ा होगा। चलो अगला आता है रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? Any number which can be represented in the form of p by q, where q does not equal to 0 and q, p and q belongs to the integer। क्या बोला मैंने? p by q के फॉर्म में होना चाहिए, p comma q belongs to integer और q does not equal to 0। ये होती है रेशनल नंबर की डेफिनेशन। रेशनल नंबर ये कहता है कि p और q माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए, और q डज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा। 1/0 10/0 कुछ नहीं मतलब है उसका, नॉट डिफाइंड बोला जाता है उसको मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल 3/7, 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, 4/-3, ऐसे, ठीक है, माइनस चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, -4/3 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हो गए रेशनल नंबर्स। फिर पांचवा आता है इररेशनल नंबर। व्हाट इज इररेशनल नंबर? ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है, और 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 क्या बोल दूं, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, विच कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। बाकी सेम डेफिनेशन, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे फॉर एग्जांपल √2
रूट 2 को क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? बहुत से बच्चे बोलेंगे हाँ सर लिख तो सकते हैं रूट 2 को √2/1, यहाँ पे पी अपॉन क्यू हो गया। लो सर, पी बराबर हो गया √2 और क्यू बराबर हो गया 1। अरे गधो, अभी तो बोला हूँ पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। ये क्या √2 इंटीजर है? कभी नहीं। तो ये ध्यान रखना पी बाई क्यू क्या होता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ध्यान दो, पी बाई क्यू, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये हो गया इरेशनल नंबर। अब हम लोग अभी रेशनल और इरेशनल की जब अंदर से डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो अभी पता लगाएं कि क्या, व्हाट इज रिकरिंग, व्हाट इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सारी चीजें भी इरेशनल और इरेशनल में आएंगी। अभी के लिए बस इतना ही समझो, पी वाई क्यू के फॉर्म में जिसको भी लिखा जा सकता है, पी और क्यू होने चाहिए इंटीजर्स। ये डेफिनेशन तो रटा होना चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे सर ने तो रटने से मना किया है। हाँ बिल्कुल मना किया है, लेकिन रेशनल नंबर डेफिनेशन तुमको जब पता ही नहीं होगा फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल कैसे पता होगा? उसको तो याद करना पड़ेगा ना भाई। फंडामेंटल रूल है कि अब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, अब इसको रटे नहीं तो कैसे याद होगा? तो छोटी छोटी चीजें याद करनी पड़ेंगी, और वो प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, डोंट वरी। बार बार जब मैं रेशनल रेशनल यूज करूंगा ना वर्ड, तो तुम लोग के दिमाग में बैठ जाएगा कि सर हाँ वो पी वाई क्यू वाला फॉर्म कुछ कुछ बताए थे, पी और क्यू होता है इंटीजर से बिलोंग करता है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। वो बाय डिफॉल्ट तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि क्यू जीरो हो गया तो फिर नॉट डिफाइंड है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन ये होगा जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके। और ठीक है, इरेशनल नंबर के और भी एग्जांपल है, 2.23, 2.3, 2.3, 4, 7, 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। इसके पीछे का रीजन बताऊंगा मैं आगे, आगे बताऊंगा जब इरेशनल नंबर कवर करूंगा ना, तब बताऊंगा कि ये इसको इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, ठीक है। चलो, इरेशनल हो गया। तो रेशनल और इरेशनल ये दोनों ही तुम्हारे अभी सिलेबस में है। इसके बाद अभी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसके बाद कौन सा नंबर क्लासिफिकेशन होता है, जो रेशनल और इरेशनल को मिला करके जो बनता है वो होता है रियल नंबर। रियल नंबर्स, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइन करके बना दिया गया, जैसे √2/5, ठीक है, √2 + 1/√2 - 1, ऐसे करके एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये रियल नंबर्स हो गए। फिर अगला आता है सातवां, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, बस जस्ट जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये होता है, एक सेकेंड, ए प्लस आयोटा बी। अब ये सर आयोटा क्या है? आयोटा होता है कॉम्प्लेक्स नोटेशन होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन होता है, ए होता है, ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट ये आयोटा टर्म्स जो होता है स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर्स भी इसको बोलते हैं। तो आई भी, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बस इसका नाम सुन लो। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा भी एग्जिस्ट करता है, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है कि हाँ भाई रेशनल और इरेशनल को कंबाइन करके क्या क्या बन सकता है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, दे देगा होल नंबर, कौन सा गलत है? तो होल नंबर गलत है, ये रियल और कॉम्प्लेक्स तो बनते ही बनते हैं, ठीक। थोड़ा सा देखो, मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो ये सब NTSC हो गया, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन्स हो गए, नवोदय विद्यालय हो गया, BHU का एग्जाम हो गया, वो सब क्या करते हैं, कोई बहुत ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बस तुम लोग से 8th क्लास में हो तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमको 9th का आना चाहिए, समझ रहे हो? ऐसे होता है बस। जो बच्चा थोड़ा थोड़ा आगे का पढ़ लेता है ना, वो तीर मार देता है उसमें, उस पेपर में, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 8th में उसने भाई 8th क्लास की पूरी ओलंपियाड की किताब लगा डाली तो उसका बन गया, ऐसा नहीं। ओलंपियाड में भी क्या होता है, ओलंपियाड का भी यदि 8th क्लास का बुक उठाओगे ना, तो उसमें भी तुमको 9th क्लास के कंसेप्ट दिए रहेंगे, तो वही तुमको लगेगा बहुत एडवांस है भाई। बस और कुछ नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे याद रखो, तो इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स पे थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने बताई थी, ऐसा नंबर जो कि पी बाई क्यू से बिलोंग करे और
पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू जो होने चाहिए इंटीजर। कभी कभी आई से, आई वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है, जेड से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। पी क्यू होना चाहिए जेड से, जेड से बिलोंग करने चाहिए, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये होता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन। अब मैं तुमको बताता हूँ वो कॉन्सेप्ट क्या है। रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिव टर्म है क्योंकि बहुत हैवी लगता है। तो क्या होता है, रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं या तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका क्या मतलब है सर, ये थोड़ा समझ नहीं आया, ऊपर से निकल गया, कोई बात नहीं। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना। ऐसे फ्रैक्शंस पी वाई क्यू के फॉर्म में जो होने चाहिए, जो कि टर्मिनेट हो जाए डेसिमल के कुछ एंड डिजिट्स के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल, टर्मिनेट का भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 3/8, 2, 7/5, 10/2। यदि इसको हम लोग डिवाइड करें 3 को 8 से, ठीक, तो आ गया 0.375। टू का तो टू ही हो गया, इसका हो गया 1.4, इसका हो गया 5। तो देखो डेसिमलों के बाद कुछ डिजिट्स के बाद ही टर्मिनेट हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो ये सारे जितने टर्मिनेटिंग है सारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब क्या हो कि जब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल सिंपल सा 1/3 है, 1/7, ये सब देखो क्या है, एक डिजिट के बाद रिपीट होते जाएंगे। जैसे 1/3, पॉइंट लगा, 3 3 जा 9, 1, फिर 0, 3 जा 9, फिर 1, देखो डॉट डॉट डॉट, 1 हमेशा बचता जाएगा। तो ये क्या है, 3 3 3 3 आता जाएगा। अब क्या है, टर्मिनेटिंग है ही नहीं, तो क्या इसका मतलब रेशनल नंबर नहीं है? नहीं, ये है रेशनल नंबर। बट क्या कंडीशन क्या है, डिजिट्स रिपीट होने चाहिए कुछ समय बाद, कुछ संख्या बाद वो डिजिट रिपीट होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है रिपीटिंग। समझ में आया? मतलब सर, एक चीज मेरे दिमाग में घोड़ा दौड़ रहा है कि ये फ्रैक्शन से हमने ये कन्वर्ट कर दिया, तो क्या इससे हम लोग ये कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कन्वर्ट। ये डेसिमल में बड़े से बड़े डेसिमल को तुम रिपीटिंग वाले आराम से तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। सीखेंगे अभी, इसी वीडियो में बताएंगे कैसे होता है। अभी उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया सबको ये रिपीटिंग का क्या कहना है। जैसे इस तरीके से दिया, 0.137137137137 डॉट 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 डॉट, तीन 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 के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे नोटेशन ऐसे है हमारा, इसको ऐसे बार लगा देंगे। बार मतलब रिपीटेड हो रहा है वो। इस तरीके से कई जगह बुक में देखोगे, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे 0.333 को 0.3 पे बार लगा देंगे। ये तुम्हारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये एक फॉर्म होता है रेशनल नंबर का। तो तुमको मतलब एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के लिए तुमको कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन ए दे दिया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर, चार ऑप्शन दे देगा। सबसे पहला दे देगा कि 0.23723723 ठीक है। बी 0.23723723 और 238 डॉट 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 डॉट, ठीक है। सी दे देगा ऑप्शन में √2। डी दे देगा तुम्हारा, चलो इसको मान लेते हैं 1/√2। अब बोल देगा कि भाई इन चारों में से कौन सा रेशनल नंबर है। तो क्या लगता है तुम लोगों को, कमेंट सेक्शन में एक बार जल्दी से लिखो इसका आंसर फटाफट से, मैं वेरीफाई करूंगा हर एक बंदे का। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन एनालाइज करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आफ्टर सर्टेन डिजिट टर्मिनेट हो जा रहा है।
तो मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यस टर्मिनेटिंग, तो ये मेरा हो गया रेशनल नंबर। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 0.237237238 फिर आगे कुछ नहीं है, आगे पता नहीं है क्या है। तो क्या ये कहीं रिपीट होता हुआ दिख रहा है? 237 दो बार रिपीट हो रहा है, और 238 दो बार रिपीट हो रहा है, कहीं पैटर्न नहीं दिख रहा सर। खत्म, नहीं है रेशनल नंबर। ये √2, क्या इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q होने चाहिए इंटीजर्स। खत्म, ये भी खत्म। तो सिंपल सा ए ऑप्शन हो गया। तो कंसेप्ट पता है ना, यदि डेफिनेशन पता है कि टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तुरंत एक चुटकी बजाते सॉल्व कर दोगे सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं इसमें कि गिवन 2 and 3, find 3 rational numbers between them। ठीक है, 2 और 3 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करिए, ये तुम लोग का सवाल है। पहले एक बार कोशिश करो कैसे फाइंड कर सकते हैं रेशनल नंबर की, मैंने डेफिनेशन बताई है। जिसको जो अभी पहली बार क्वेश्चन को देख रहा है ना, या कहीं मतलब क्लास व्लास में नहीं पढ़ा है अभी पहले बार, तो इस क्वेश्चन को जरा अपने तरीके से सॉल्व करो। थोड़ा कोशिश करो कि यार मेरे पास नंबर लाइन एक, जरा अपनी स्केल उठाना 15 सेंटीमीटर वाली, सबके पास होगी घर में गारंटी। तो 2 और 3 है ना, इसके बीच में कुछ ऐसे ऐसे मार्क होंगे। ठीक है, तो कोई भी यार एक ले लेना, ये ले लेना, ये ले लेना, 3 हो गया। इसको तुम लोग जो है ना कोशिश करना p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का, ये तुम्हारा टास्क है। 2 के बाद कोई एक पॉइंट लेना, 3 पॉइंट लेना, चलो 3 पॉइंट लेना, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2.3, अब 2.3 को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? डेसिमल हटाओ, जीरो लगाओ, 23/10 दैट इज p बाई क्यू। तो ये भी तो एक सर हमारा डेसिमल नंबर हो गया। है ना, ये एक तरीका हो गया। देखो, तो एक रेशनल नंबर ऐसे हो गया। इसी तरीके से 2.5 और 2.7, कोई भी 3 पॉइंट ले लो, चिल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात आई यार कि सर हमेशा जो है नंबर 2 और 3 तो नहीं दिया रहेगा है। सही बात है भाई, फ्रैक्शन में भी तुमको मिल सकता है। तो व्हाट इज द लाइक स्केल यार? तो फिर जैसे मान लो तुम लोग को तो दे दिया गया 2/3 और 7/8, तो इसको तो अभी स्केल में प्लॉट करने में हालत खराब हो जाएगी। हम बीच का नंबर कैसे ढूंढे? तो वहां पे स्केल मेथड नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सर अब क्या करें? देखो, इसको तो मैं बाद में कवर करूंगा, पहले इधर देखो। 2 और 3 का एक और तरीका है। कोई दो नंबर दिया है, 2+3/2, एक n1, नंबर 1 हो गया, उसका एवरेज ले लो, उसके बीच में ही तो लाई करेगा। 5/2, एक तुम्हारा रेशनल नंबर मिल गया। अब एक ये 2 है, एक यहाँ 5/2 है, एक 3 है। अब बताओ दूसरा रेशनल नंबर कैसे मिलेगा? अरे इन दोनों का एवरेज ले लो, n2 हो गया, 2+5/2/2, 2 2 4, 9/4 आ गया, 9/4, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा n2 हो गया। एक क्या है, इसके बीच में एवरेज ले लो, या फिर इसके बीच में एवरेज ले लो, या फिर इसके बीच में एवरेज ले लो। तो कुछ आइडिया लग रहा है? मैं मतलब ये कितना भी फैला सकता हूँ, यहाँ पे एक नंबर लिखा, फिर यहाँ एक नंबर लिखा, यहाँ एक नंबर लिखा, फिर इसके बीच में एवरेज ले लूँ, फिर इसके बीच में एवरेज ले लूँ, इसके बीच में एवरेज ले लूँ, इसके बीच में एवरेज ले लो। अरे बाप रे बाप सर, ये तो पूरा डायमंड खड़ा हो जाएगा। हाँ, इससे मतलब एक आइडिया लग रहा है कि यार दो नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर प्रेजेंट है। फिर तो समझे कैसे कैसे हुआ इनफाइनाइट? तुम देखो, ट्री बना के देखना हमेशा, ट्री बनाओ, 2 है 3 है, उसके बीच में 5/2 मैंने फाइंड किया, इन दोनों के बीच में फाइंड करो, इन दोनों के बीच में फाइंड करो, फिर इन दोनों के बीच में फाइंड करो,
फिर इन दोनों के बीच में फाइंड करो, इन दोनों के बीच में फाइंड करो, ऐसे तमाम मिल जाएंगे तुमको, और ये कभी खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा अप्रोच। N3 इसी तरीके से निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच का एवरेज ले लो, 5/2 + 3/2, 3 2 6 5 11/4। ये हो गया तुम्हारे 3 नंबर्स कंप्लीटेड। ऐसे कर दोगे कोई नहीं काटेगा, एकदम सही है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इसका परेशानी क्या है, देखो अब यहाँ पे 3 दिया है, तब तो ठीक है भाई, बहुत खुश हैं, मजा आ गया, 3 दिया है। अब यहाँ पे तुमको दे दिया, मान लो 3 काट के 10 दे दिया, तो क्या ऐसे अब एवरेज लेते जाओगे 10 नंबर का? भाई पसीने छूट जाएंगे, एग्जाम में और भी क्वेश्चन रहते हैं। इसका एक ट्रिक है, चलो देखो कैसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ट्रिक होता है, 2 दिया है, 3 दिया है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो n+1/n+1, सॉरी n+1, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो n+1/n+1। n क्या है मेरा 10, 2 × 11/11, 3 × 11/11, 22/11, 33/11। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं? 22/11, 23/11, 24/11, 25/11, 26, 27/11, 28/11, 29/11, 30, 31, 32 और 33। देखो 10 नंबर कितने आराम से निकल गए यार। अभी तुम एवरेज लेते तुम्हारा आधा घंटा इसी में चला जाता। कितना आसान तरीका है देखो। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये डिनोमिनेटर तो यहाँ पे दोनों का सेम था इसलिए आसानी से आ गया। चलो एक क्वेश्चन अलग वाला भी ले लेते हैं, उसको भी बता देते हैं। सेम मेथड है उसमें भी, सेम 2 और 3 की जगह पे ले लेते हैं, यही ले लेते हैं 2/3 और 7/8। अब इन दोनों में से देखो बड़ा कौन सा नंबर है पहले ये बताओ। 2/3 बड़ा है कि 7/8 है, कमेंट करके बताना फटाक से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 8 2 16 और 7 3 21। कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है, ठीक। तो 2/3 इंटू n+1 अपॉन n+1, 7/8 इंटू n+1 अपॉन n+1। कर लो फटाफट मल्टीप्लाई। 2/3 इंटू 11/11, ये 7/8 इंटू 11/11, ये हो जाएगा 22/33, ये हो जाएगा 77/88। परफेक्ट। अब क्या करोगे? डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, तो अब इसमें जब डिनोमिनेटर अलग अलग रहे ना, फॉर सेफर साइड दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बढ़ाते हैं +1 से, यानी 23/34, 24/35, 25/36, ऐसे करते करते कुछ आएगा, मान लो 22 है ना, तो ये आ जाएगा 31 अपॉन, अच्छा 10 नंबर निकाला है ना, 32/33 है, तो यहाँ आ जाएगा 43, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा 77/88, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ सकती है कि तुम यार मान लो 33 यहाँ पे सेम रखे, तो यहाँ पे तुम मान लो 33 सेम रखे, तो ये 23/33 एक समय पे आएगा, ये 32/33, 32/33 जो कि बड़ा है 7/8 से, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमको इस दोनों के बीच में नंबर चाहिए। तो ये जो कि 32/33 बड़ा हो जाएगा नंबर, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तरीका है जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। हमेशा याद रखना, उल्टा ऊपर नीचे 11 बाई मतलब n+1 n+1 से मल्टीप्लाई करना, और सीरीज जब नंबर फाइंड करना बीच के दोनों तरफ ऊपर नीचे +1 करते बढ़ाते जाना। ये तरीका है। लॉजिक भी मैंने बता दिया यहाँ पे, क्या दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन कई जगह दिक्कत हो सकती है। तो ऑन द सेफर साइड ये याद रखना, डिनोमिनेटर जब चेंज हो ये करना, जब सेम हो बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है उसमें एनसीईआरटी में कि P/Q टू डेसिमल फॉर्म।
आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा, बस एक बार बता देता हूँ, ये भी सिलेबस में है हमारे। पी बाई क्यू टू डेसिमल फॉर्म, जैसे 3/8 दिया है, अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बस ये तुमको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बस तुमको फील दिलाने के लिए कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग, व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग, व्हाट इज नॉट रिपीटिंग, ठीक है। 3 को 8 से डिवाइड किए, पॉइंट लगा, 0 आ गया। 3 जा 24, 6 यहाँ पे आ गया 0, 7 जा सॉरी यहाँ 3 आएगा, ठीक है। 60 हो गया इधर, 56, 4 5 जा 40, ठीक है, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.375, ठीक है। 0.375, सॉरी, उसको 375 नहीं बोलते, 375 बोलते हैं पॉइंट के बाद। तो इस तरीके से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तक तो मतलब सब लोग कर लेना, गलती गलती की चांस ना रहे, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसको कन्वर्ट करने का। बहुत बच्चे डिवीजन में भी गलती कर देते हैं, क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हमेशा बरकरार रखना है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मुझे डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, नहीं। हमेशा हमेशा स्क्रैच से करना, कोई भी चीज हो। चलो अगला देखते हैं। रेशनल नंबर्स में अब एक और टॉपिक आता है कि तुम्हारे पास मान लो अब डेसिमल फॉर्म दिया है, डेसिमल टू पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है। पी बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन पार्ट में। तो डेसिमल टू पी बाई क्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें भी दो केस हो सकता है। पहला, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो। टर्मिनेटिंग में जैसे 0.378, 0.5, 1.037, इस टाइप के डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट जो फिक्स हो, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो इसका तो सबसे सिंपल है, दशमलव हटाओ, जीरो लगाओ, 3 जीरो, इसको हटाओ 1 जीरो, ये हटाओ 3 जीरो, सबसे सिंपल, कुछ सोचना ही नहीं है। मेन चीज कहाँ आता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में मेन दिक्कत यहां आती है। नॉन टर्मिनेटिंग बट एक कंडीशन और, रिपीटिंग। अभी मैंने बताया था पहले कि रेशनल नंबर क्या होता है, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि नॉन रिपीटिंग हो गया तो फिर वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, अभी मैंने बताया था पहले, ठीक है। देखो, रिकॉल करते रहना, रिकॉल बार बार। रेशनल बोला ना अभी मैंने, तुरंत तुम लोग के दिमाग में पी बाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ऐसे आ जाना चाहिए तुरंत फटाक से। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में जैसे एग्जांपल में 0.2222 डॉट डॉट डॉट, 0.373737 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 का बार, इसको 0.37 का बार, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे फ्रैक्शन पार्ट में? तो सिंपल सा तरीका है, जितने बार हो, ध्यान से सुनना, जितने बार हो उतने नंबर ऑफ जीरोज से मल्टीप्लाई करते। जैसे स्टेप क्या है, देखो सिंपल सा है। सबसे पहले x मान लो 0.37 का बार, फिर जितने बार हो उतने नंबर ऑफ जीरो से इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 100x इज इक्वल टू 37.37 का बार। अब इसके पीछे का सर लॉजिक क्या है कि जितने नंबर ऑफ बार होंगे उतने जीरोस लगाएंगे? आओ देखते हैं कैसे। इसको मिटाता हूं पहले, ठीक है। जैसे x बराबर है 0.37 का बार, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0.37373737 डॉट 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 डॉट, ठीक, x हो गया। अब हम लेट से 1 जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.7373
7373 डॉट डॉट डॉट। यदि हम लोग घटाना चाहें तो ये हो जाएगा 9x, इसमें से 2 में से 1 घटा दिए। अब यहाँ से देखो क्या इसमें से इसमें घट रहा है, मतलब घट रहा है, लेकिन यार कुछ कैंसिल होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है यार। क्योंकि यदि मैं 37 है तो यहाँ 73 है, 37 है 73 है यार। कुछ तो मतलब पॉजिटिव टर्म बच जाएगा, तो फिर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है, कब तक मैं घटाते फिरूंगा यार, इससे तो काम नहीं बनेगा फिर। चलो एक जीरो और बढ़ा के देखते हैं, क्या पता कुछ बन जाए। 100x कर लेते हैं। ये हो गया 37.373737 यार। 37 प्लस 0.373737 ऐसे लिखा है, तो इसको मैं 37 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, ये वाला चीज यही से तो आया है ना। तो ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स बराबर 37, यानी 99x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 37, यानी x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 37/99। समझे क्यों आया डबल डबल जीरो कैसे आया, क्यों आया? क्योंकि इसको जो है 73 को 73 को जो है सॉरी 37 है, दो के पेयर में है ना दो। अब ये दोनों डेसिमल पार्ट कैंसिल करने के लिए मुझे दो आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो दो आगे शिफ्ट कैसे होगा, 100 से मल्टीप्लाई करके। वही कंसेप्ट है, बस यही लॉजिक है तुम्हारा। ठीक है, अब पूछोगे क्या मतलब 100 से ज्यादा पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और देखते हैं, मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, करके देखते हैं यार, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही रिजल्ट। 373737 डॉट डॉट डॉट। चलो यहाँ पे 1000x ले लेते हैं, ये आ जाएगा 373.737373। अरे यार सर, तो देखो ये 37 और यहाँ 73 आ गया, फिर से वही x वाला 10x वाला झंझट आ गया यहाँ पे है, फिर से ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये 1000x तो फेल हो गया यार। चलो 10,000x देखते हैं, 40 वाला देखते हैं। 373.373737। अरे बढ़िया, ये तो देखो मिल गया मुझे यार रिपीटेड पैटर्न। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10,000x बराबर 3737 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 9999x बराबर 3737। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3737 अपॉन 9999, ये आ जाएगी x की वैल्यू तुम्हारी। अब देखते हैं, चलो अब तुम लोग का टास्क ये है, ये आइडेंटिफाई करना कि ये x और ये x दोनों क्या सेम है कि डिफरेंट है। देखने में तो डिफरेंट लग रहा है यार, है ना। एक मिनट से हटा देता हूँ। चलो ये दोनों तुम लोग का टास्क है, घर से पता करके आना ये दोनों डिफरेंट है, तो मतलब क्यों डिफरेंट है। अभी तो मैंने मतलब सॉल्व तो किया यार, एक्स की वैल्यू तो इस हिसाब से ये आनी चाहिए, दोनों अपने अपने जगह पे सही है, तो दोनों क्या सेम है कि डिफरेंट है। एक बार तुम लोग पता करके आओ, अगले वीडियो में मैं इसको कवर करूंगा। थोड़ा तुम लोग भी क्यूरियस रहा करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ढूंढो। अब देखो मैंने 4 जीरो से मल्टीप्लाई किया, तुम 6 जीरो से मल्टीप्लाई करके देखना रिजल्ट क्या आता है। क्योंकि मुझे लग रहा है ऑड वाले तो सारे कट जाएंगे, कोई फायदा नहीं है ऑड वाले टर्म से। अब मैंने ये किया है, फिर जो बच्चा और क्यूरियस होगा ना, वो क्या करेगा कि 3 डिजिट पे बार लगाएगा, और फिर 3 के मल्टीपल वाले में जीरो बढ़ाएगा। जैसे पहले 3 जीरो से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 जीरो से मल्टीप्लाई किया, फिर 9 जीरो से करेगा, ऐसे ऐसे क्यूरोसिटी बढ़ाओ यार, कहानी की तरह, इंग्लिश की कहानी की तरह, कि यार अभी अभी देखो मैंने 3 जीरो पे मल्टीप्लाई किया, फिर 6 पे करूंगा तो क्या होगा यार। अभी चलो ये दोनों देखो दिया हूं ना, इसी तरीके से बहुत से यार इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएंगे ना, मजा ही आ जाएगा कि क्या मैथमेटिक्स है। अब मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, जो कहानी पढ़ के जो प्लेजर नहीं मिलेगा ना, जैसे जो कहानी पढ़े इसमें ये इंट्रूडर था, ये विलन था, तुम्हारा ये हीरो था, इसने विलन को मार दिया, वाह वाह मजा मिल गया, ये लेवल का प्लेजर मैथ में नहीं मिलता है। मैथ में एक एक्सट्रीम लेवल का प्लेजर, जब तुम कंसेप्ट तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के जब प्रॉब्लम एक साथ आएंगे ना, मल्टी कंसेप्ट के जब सवाल आएगा, जब तुम उसको बनाओगे कि यार ऐसे नहीं ऐसे बनेगा,
ये अप्रोच भी मैं लगा सकता हूँ इसमें, इसमें ये वाली फॉर्मूलाज भी लगा सकता हूँ मैं। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा, जो लेवल की एक्सट्रीम प्लेजर मिलेगी ना तुमको, मजा आ जाएगा। उस दिन कहोगे यार आज मैंने कुछ किया है यार, आज मुझे दिल से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैंने आज कुछ किया है। ऐसे लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक, तो ये हो गया डेसिमल टू पी बाई क्यू फॉर्म में। चलो एक होमवर्क लिख लो इसमें, डेसिमल टू पी बाई क्यू वाले में। तुम लोग का होमवर्क है कन्वर्ट 3.097, ठीक है, बार है यहाँ पे, इंटू पी बाई क्यू, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, होमवर्क है, नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओलंपियाड लेवल की क्वेश्चंस की। अब देखो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे खोल के रहना, ठीक है, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया है कि 1/7, ठीक है, की वैल्यू जो है तुमको दी हुई है 0.142857। 57 को बार लगा, ठीक है, ये तुमको 1/7 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तुमसे पूछ रहा है 12/7 की वैल्यू बताओ विदाउट डिवीजन, मतलब विदाउट एक्चुअल डिवीजन यूजिंग अबव। अब 12/7 को फाइंड करना है यूजिंग दिस वन, कैसे करोगे बताओ? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। अभी मैंने रिपीटेड वाला कॉन्सेप्ट बताया है, रेशनल नंबर है, इसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्टेड है। अब मुझे 12/7 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से विदाउट यूजिंग एक्चुअल डिवीजन, ठीक है, खाली ऊपर वाले काम जो इंफॉर्मेशन दिया उससे यूज करके निकालना है बस। बताओ कैसे लगाओगे? थोड़ा थोड़ा सोचो। अब सब लोग वीडियो पॉज करो, अपने से थोड़ा समय दो, 5 मिनट 10 मिनट का कैलकुलेशन परफॉर्म करो, ठीक है, फिर मुझे वापस आओ, मैं बताता हूँ। चलो चालू करते हैं इसका सोल्यूशन। 12 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1/7 में यदि 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6/7। तो 6/7 की यदि हम वैल्यू निकालें तो 0.142857। अभी मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों मैंने मतलब 12 को जो है 6 × 2 क्यों मैंने तोड़ा उसको, ठीक है। अभी मैं रीजन बताता हूँ। 142857 इंटू 6। अब देखो 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ बार लगा है, ध्यान रखना। बार का मतलब है 0.142857, 142,857, ऐसे करते करते होता जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो इस पार्ट का रिजल्ट आएगा, कुछ कैरी आएगा प्लस कुछ रिजल्ट आएगा, देखते हैं, ठीक है। 6×7 = 42, 34, 50, 48 और 3 51, 2 12 17, 25, 8, ठीक है, ये आ गया, कोई कैरी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अब इसका रिपीटेड आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद मुझे 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। 2 से मतलब इस पे बार लगा है तो मतलब यहाँ पे भी 857127142 लिखा होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 का 4 आ 2 5 जा 10, 11, 16 या 17, 1.7 इतना आया समथिंग, ठीक है। अब ये क्या आंसर हो गया? नहीं, इधर वाले से भी तो 85714 इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा ये, इधर से भी तो यार ये वाला टर्म आएगा प्लस 1 वाला टर्म आएगा, +1, और पीछे से भी +1, इधर से भी +1, इधर से भी +1, ऐसे आता रहेगा इनफाइनाइट है। तो इधर का जो +1 आएगा वो डेसिमल में ऐड ऑन होता जाएगा। तो डेसिमल मेरा फाइनल क्या बनेगा? 7, यहाँ +1 कर दो, 5 हो जाएगा, 82417। और
फाइनल में लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1, तो 1.714285 इज द फाइनल आंसर। ये मिस कर देते हैं बच्चे इसमें। यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी पार्ट यही था कि 12 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंफ्यूजन मतलब मैं थोड़ा सा स्टेप को सिंप्लीफाई कर रहा था कि 6 से पहले मल्टीप्लाई कर लिया विदाउट एनी कैरी, कोई कैरी वैरी का झमेला नहीं था। अब फिर 2 में मैंने किया, कैरी था तो उसको मैंने बता दिया कैसे कैरी फॉरवर्डिंग होगी, तो कैरी फॉरवर्डिंग बोलते हैं इसको। तो एक बार तुम लोग का ये होमवर्क है इसी सवाल में, इसको जो है 3 इंटू 4, 12 को 3 इंटू 4 करके देखो क्या इसमें कैरी यूज हो रहा है, तो क्या तुम लोग सही कर पा रहे हो, क्या ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मैच करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कर देख लेना इस टाइप का। चलो एक एक और सवाल करते हैं, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो चलो एक और ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन करते हैं। फाइंड लीस्ट n greater than 30 for which 1 by n terminated। इसका क्या मतलब है, सबसे छोटा से छोटा n बताना है जिससे कि 1 by n जो हो जाए टर्मिनेटेड हो जाए, ठीक। तो अब एक एक नंबर टेस्ट करेंगे, ऐसा है मतलब 31, 32, 33, 34 ऐसे करके टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि यार n पे ऐसी क्या कंडीशन है कि ये 1 by n जो हो जाए टर्मिनेटेड हो जाए। आओ चेक करते हैं थोड़ा सा। n 1 by n जो है, n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, 1 by 7, 1 by 8। थोड़ा देखो कैसे एनालिसिस करते, कैसे अप्रोच बनाते किसी सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखो तुम लोग भी। 1 by 9 है, 1 by 10 है, फिर 1 by 11 है, 1 by 12 है, 1 by 13 है, 1 by 14 है, 1 by 15 है, 1 by 16 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ के तो बेसिक के मुझे पता है हम लोग को, 1 हो गया, इसका हो गया 0.5 हो गया, सॉरी इसका हो गया 0.3 पे बार, 0.25, 0.2, अब ये देखो 6 आ गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यस नॉन टर्मिनेटिंग है ये, क्योंकि यहाँ पे 1/2 इंटू 3 है, मान लो ये तो हो जाएगा 0.5/3, अब 3 तुम्हारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पता चलेगा नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। 1/7 ये भी तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ये तुम लोग नहीं समझ में आ रहा ना, करके देख लेना, एक एक बार जरूर तुम लोग डिवीजन कर लेना, क्योंकि भाई मुझे तो मैंने कर रखा है, मुझे पता है कि इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उड़ा दो, तुमको एक एक चीजें कर करके देखनी है, तब जाके तुम्हारे दिमाग में बैठेगा कि भाई हाँ यार ये ऐसे ऐसे है। 1/8 सॉरी 1/8 तो टर्मिनेटिंग है, 1/8, 1/9 नॉन टर्मिनेटिंग, 1/10 टर्मिनेटिंग, 1/11 नॉन टर्मिनेटिंग, 1/12 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन क्यों, क्योंकि 2 इंटू 7 है, इधर 2 इंटू 3 बैठा है, यहाँ पे 11 बैठा है, यहाँ पे 13 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, 3 इंटू 5 है 1/16, सॉरी ये तो टर्मिनेटिंग है, ठीक। तो यार अभी तक मुझे क्या पैटर्न दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है अभी तक, या तो डिनोमिनेटर में 2 रहे या तो 5 रहे, चमका 2 रहे या तो 5 रहे, मतलब यदि मैं ये कह सकता हूँ कि 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m है, पावर एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में यदि ऐसा है तो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग की कंडीशन के लिए यही हो गया भाई, देखो कंडीशन मुझे मिल गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर n m बिलोंग्स टू इंटीजर, z इंटीजर होने चाहिए, लो मिल गया कंडीशन भाई। चलो अब फटाफट से ये सेटिस्फाई करा देते हैं अपना हम, यहाँ से देखो हमने पैटर्न एनालाइज किया, फिर उस पैटर्न से एक कंक्लूजन बना लिया,
कि भाई टर्मिनेटिंग के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, बिलोंग ये होना चाहिए मेरा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए डिनोमिनेटर। तो अब n से बड़ा होना चाहिए 30 से बड़ा, 31, 32, मिल गया 32। ये क्या है, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। बस हो गया यार आंसर 32। अब तुम लोग कहोगे यार कि 30 के बाद सर हम 1/31 चेक कर लेते, नहीं मिलता, 1/32 चेक कर लेते मिल जाता, इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत है। कंसेप्ट समझो यार, अभी तो मैंने आसान सा लिया है, मतलब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ही सिखा रहा हूँ खाली। कहीं इसमें और थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया कि 1/n जो होना चाहिए तुम्हारा, मान लो n कोई फ्रैक्शन है, 1/n तुम्हारा प्राइम नंबर है कि नहीं है, ऐसे करके पूछ दिया कुछ भी, तो तुम क्या ऐसे एक एक करके आगे बढ़ोगे स्टेप? नहीं, ऐसे ट्यूशन बनाना है सबसे पहले, बहुत जरूरी है। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, इतना ही था आज के सेशन में। आप तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है अब कि इन सारे कंसेप्ट जो जो मैंने पढ़ाए हैं सबको एक एक बार रिवाइज कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, और कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं फ्रीली उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, मैंने बता दिया सोर्सेज आर डी शर्मा और एनसीईआरटी, इन दोनों पे फॉलो करते रहो, इन दोनों को पूरी एक्सरसाइज, जैसे अभी मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, जाके बैठ के आज आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों दोनों को एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करते जाओ, जो जो टॉपिक पढ़ाते जाऊं मैं, ठीक है, उससे तुम्हारी भी प्रैक्टिस बनी रहेगी। नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई फायदा नहीं मेरे पढ़ाने का। मैं यदि एक टाइम मेहनत करूँ तुमको डबल टाइम मेहनत करना पड़ेगा भाई, तब जाके तुम्हारा आउटपुट निकलेगा, तब जाके तुम खिलोगे थोड़ा। चलो, तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।